सो नाउ, अच्छा जी, आपको जितने भी टास्क मिलेंगे आपने डेली ये काम करना है। और गिटहब के और बहुत सारे फ़वाइद हैं बेटा, मैंने बड़े लिमिटेड टाइम में उसको समराइज़ किया है। लेकिन इसके फ़वाइद मैंने आपको कहा कि अगर सिर्फ़ गिटहब करने बैठ जाएँ तो 3 महीने उस पे भी लग जाएँगे आपके। तो इसलिए हम सिर्फ़ सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने सिंपली यहाँ लिखना है github.com। और हब मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। जब मैं इस सिस्टम पे ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। आप जब लॉगिन नहीं होंगे तो आपको कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट शो होगा, लाइक दिस। और वो कह रहा है वेयर द वर्ल्ड बिल्ड सॉफ्टवेयर, दुनिया के मशहूर तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी जो होते हैं ना वो भी गेटअप को इस्तेमाल करते हैं, फुली प्रोफेशनल लोग। दैट्स व्हाई मैं आपको इस पर लगा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली साइन अप करेंगे। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि साइन अप कैसे करते हैं। बेसिक फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल पूछेगा, ईमेल वेरिफिकेशन पूछेगा, आप ईमेल ओपन करके वो एक ईमेल पे कोड भेजेगा, वो आप वापस पुट इन करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुली इस पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वंस जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आप साइन इन हो जाए। कल तक का आपका टास्क यही है कि आपने अकाउंट क्रिएट करके साइन इन करके मुझे आगे बताना है कि हम साइन इन हो चुके हैं। ठीक है, सो लेट मी डू दैट हियर मैनुअली। जब आप साइन इन हो जाएंगे तो आपको इस तरह का ये इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, हो सकता है मैंने डार्क थीम सेलेक्ट की हुई है तो हो सकता है आपको व्हाइट में नजर आए। आपकी लाइट थीम डिफॉल्ट होती है, मुझे नहीं पता आजकल इसकी डिफॉल्ट क्या चल रही है, बट दैट्स। आप यहाँ पे जाके सिंपली क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल पे जाके आप अपनी मतलब शक्ल शरीफ जो भी आपने सेलेक्ट की होगी वो आपको नजर आएगी खुद ही। ये आपकी प्रोफाइल है। जिस तरह आप विंडोज में डेस्कटॉप में फोल्डर्स बनाते हैं ना, गिटहब में उन फोल्डर्स की जगह एक टर्म होती है रेपो, रिपोजिटरी। क्या, जिस रिपोजिटरी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रेपो बोलते हैं। तो आपने हर नए प्रोजेक्ट के लिए एक रेपो बनानी है। जैसे अभी हम माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, एक रेपो बना लेंगे, रिपोजिटरी बना लेंगे। इट्स जस्ट लाइक अ फोल्डर जिसके अंदर आप फाइलें और बाकी चीजें रख सकते हैं। ठीक है, सो ऑल आई नीड टू डू इज यहाँ प्लस के ऊपर रहें और यहाँ पे लिखें, क्या लिखा हुआ है, न्यू रिपोजिटरी। यूं समझें कि आप क्या बना रहे हैं, नया। ठीक, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपसे पूछेगा इसका नाम दे, रिपोजिटरी का नाम क्या देना है। तो मैं क्या बना रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। सो मैं क्या करूँ, माइक्रोसॉफ्ट क्लोन। ठीक है, क्लोन का मतलब पता है ना, माइक्रोसॉफ्ट जैसी। अच्छा, नॉर्मली ये नाम यूनिक होना चाहिए, नहीं इस नाम से अगर पहले कोई चीज एग्जिस्ट कर रही हो तो ये एरर देगा। अभी ये इस नाम से पहले कोई फोल्डर या रिपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसने मुझे टिक लगा दिया। ओके, बाकी सब कुछ डिफॉल्ट रहने दें, सीधा जाएं और क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, इस पे आप क्लिक करें। एक प्रोजेक्ट के लिए एक रिपोजिटरी, ऐसा नहीं कि डेली जो काम करें उसके लिए नई रिपोजिटरी बना दें, ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक रिपोजिटरी बनने के ये पूरे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के लिए ये रिपोजिटरी काफी है। ठीक है, एनीवे ये कुछ आपको स्टेप सारे स्टेप्स देगी। ये स्टेप्स हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये कोडिंग पार्ट है, मतलब थोड़ी बहुत 4-5 कमांड्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। आप सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ क्या करें, गेट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक, यहाँ तक आप करके ना, अभी अपलोडिंग एग्जिस्टिंग फाइल पे वापस आता हूँ। आप वापस जाएं, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं हमने वो रखा है ई ड्राइव में और वेब डेव ये। ठीक, अब हमने इसको गिटहब पे चढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस आऊंगा, राइट क्लिक करके जिप कर लूंगा इसको। ठीक, जिप आपको पता है किस लिए करते हैं, अगर आपने मल्टीपल फाइल्स को ग्रुप करके कहीं भेजना हो तो आप इसे जिप कर देते हैं। आप इसे जिप कर दें और फिर आप यहाँ पे वापस आए गिटहब पे और यहाँ पे आप अपलोड कर दें, चूज योर फाइल और ई में वेब डेव में जाएं। ये आपको प्रोग्रेस दिखाएगा। जब कंप्लीट अपलोड हो जाए तो आप क्या कर दें, कमिट चेंजेस, दैट्स इट। कौन सी, जो सिस्टम में, नहीं नहीं वो बताऊंगा जब आप अपडेट करेंगे तो बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आप जब अपडेट करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करें, ऐड न्यू फाइल, अपलोड न्यू फाइल। तो आपकी आज की, कल का अगला वर्जन, परसों का भी वर्जन, तरसों का भी वर्जन, यानी एक ही रेपो में आपकी सारी फाइलें मौजूद रहेंगी। और वो मुझे खुद ब खुद पता लग जाएगा आगे ये क्या लिखा हुआ नाउ, डेट्स के साथ पता लग जाएगा कि इस डेट पे ये हुई है, इस डेट पे ये हुई है, इस डेट पे ये हुई है। बाकी आपका कुछ काम नहीं है, आपने सिर्फ इसको अपलोड कर देना। क्लियर। और फिर आपने मुझसे क्या शेयर करना है,
ये आपकी अपनी यूआरएल होती है, github.com/sdr यासिर, ये मेरा यूजर नेम है, और /Microsoft क्लोन। आपने सिर्फ ये लिंक एक दफा ग्रुप में शेयर कर देना है, तो फिर जब भी आप अपलोड करेंगे मुझे आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपकी गिटहब की रेपो पे जाऊंगा और वहां देख लूंगा कि आपने कब क्या करना अंजाम दिया, या एटलीस्ट आपके सामने खोल के दिखाऊंगा। आपको व्हाट्सएप नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। आपका सिस्टम भी खराब हो जाए तो जो चीज यहाँ पड़ी होगी वो समझ तो गए होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। एनीवेज, सो दैट्स द पार्ट ऑफ कि जी आपने असाइनमेंट्स या टास्क डेली कहाँ पे अपलोड करने हैं। गिटहब की प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए कल। और ये देखें ना, आपको इस तरह के अवार्ड्स भी मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं बड़ी कंपनीज में जॉब करने के लिए, या आगे ग्रो या प्रोफेशनली। लोग आपकी प्रोफाइल्स देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये बंदा कितना कॉम्पिटेंट है। जितना आप गिटहब पे जैसे सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं ना आप टाइम वेस्ट, इन चीजों में टाइम लगाएं तो आपको उसके पैसे मिलेंगे और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, रादर देन जस्ट दिन सारा ब्लंडर मार, पीटीआई जीत गई थी, नून लीग जीत गया, पीटीआई जीत गई थी, नून लीग जीत गया, पक्की देना स्वान पीटीआई थे नून लीग ने। एनीवेज, सो जिस तरह ये बैचेज हैं इस तरह कीप ऑन डूइंग दैट ऑन द बैचेज, और जितने बैचेज ज्यादा होंगे उतनी आपके क्या होंगे, इंप्रेशन अच्छे जाएंगे। कहीं भी आप शेयर करेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में ये भी शेयर कर दें, लोग खुद विजिट करके देखेंगे आपने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो ये मेरी टोटल 92 रिपोजिटरीज है। तो 92 रिपोजिटरीज का मतलब 92 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह वगैरह के। और ये भी वो है जो पब्लिक है। नॉर्मली प्रोफेशनली जो मैं काम करता हूँ वो इस पे नहीं, वो क्लाउड पे करता हूँ, वहाँ की और रेपोज हैं ये गिटहब रेपोज बहरल। तो ये चीजें दे एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, समझ आ गई जी कहाँ अपलोड करना है। फिर अब आपका वहाँ पे एक्टिविटी होनी चाहिए। तो नाउ ये पार्ट हमने लास्ट टाइम करना था और अब हम इस पे जाते हैं वापस, और इस पे लाइक दिस 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 वेब डेव, यहाँ पे फ्यूचर में ये आपको अपलोड भी नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ टर्मिनल में जाके एक कमांड लिखनी पड़ेगी, गिट पुश, तो आपने जितना काम किया होगा सारा खुद ब खुद पुश हो जाएगा। लेकिन अभी जाहिर है थोड़ी सी लिटिल मोर टेक्निकल चीज़ है तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, ये आ गया आपका। अब यहाँ कल भी हमने ये देखा था, हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर लिया था कि हमारा ये लेफ्ट पे एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है और ये राइट पे भी थोड़ा सा डिस्टेंस है। और ये देख लें कि अगर आपके इस पूरे वेबसाइट में ये कंसिस्टेंटली ये डिस्टेंस चल रहा है, सारा कुछ वेल अलाइंड है, यूं लग रहा है कि यहाँ किसी ने सूतर लगा के दीवार बनाई हुई है कि यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहा और राइट से भी बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। एवरीथिंग इज इनसाइड अ कंटेनर। गॉट इट? मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ इंटेंशनली, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर इज नथिंग, एनीथिंग दैट रैप्स एनीथिंग एल्स बिकम्स अ कंटेनर। कोई भी चीज जिसके अंदर कोई दूसरी चीज डाल दें तो बाहर वाली क्या बन जाती है, कंटेनर बन जाती है। एनीवेज, सो आप इसको रैपर कह दें, कंटेनर कह दें, आई मीन पेरेंट कह दें, कुछ भी कह दें, बट कंटेनर इज द सूटेबल वर्ड। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं CSS में, अच्छा मुझे क्या चीज, आप जब जिस पोर्शन पे काम खत्म कर चुके हैं ना, तो बेहतर है कि आप उसको कोलैप्स कर लें ताकि आपको वो कंफ्यूज ना करे। ठीक, और बाद में अगर आपको चाहिए हो दोबारा उस पर काम करना हो तो दोबारा एक्सपैंड कर लें। सो कीप ऑन एक्सपैंडिंग एंड कोलैप्सिंग द थिंग्स जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, एनी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो हेडर है या ये जो पेज रैपर है, मैं ये चाहता हूँ अभी अभी मेरे पेज रैपर को कोई विड्थ नहीं दी हुई, तो मेरा कंटेंट किधर जा रहा है, फुल विड्थ पे। बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट है, फुल विड्थ लेआउट। मैं चाह रहा हूँ फुल विड्थ ना हो बल्कि इसकी तरह हो, साइडों से लेफ्ट और राइट से स्पेस हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके CSS के अंदर एक क्लास बना लूंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा कंटेनर। बाय द वे इट डोंट हैव टू बी अ कंटेनर ऑल द टाइम, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन कंटेनर इज मोस्ट सूटेबल वर्ड। इसको मैं दे देता हूँ जी विड्थ CSS में 1170 पिक्सल्स। आप कोई भी दे सकते हैं, ये फिलहाल 1170 है बट इट ऑलवेज डोंट हैव टू बी 1170। लेकिन फिलहाल ज़रा मुझे कोई स्टार्टिंग पॉइंट पे तो लेके फिगर चलना है ना। परसेंटेज में भी दे सकते हैं, फिक्स भी दे सकते हैं, व्हाट्सएवर। ठीक, सो मैंने इसे 1170 पिक्सल दिया। क्यों दिया जब आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। और फिर जब मैंने 1170 दिया और यहाँ पे वापस आया, अभी चूंकि मैंने वो सिर्फ क्लास CSS में डिफाइन की है, HTML में किसी एलिमेंट को डिफाइन को असाइन नहीं की,
तो मैं ये इस रेड स्ट्रिप को चाहता हूं कि ये क्या हो जाए, दरमियान में आ जाए, लेफ्ट, जिस तरह वो उसकी स्ट्रिप आई हुई है दरमियान में। तो मैं क्या करूंगा, ये स्ट्रिप कहाँ पे है HTML में, हेडर, और हेडर के अंदर है, तो मैं इस पार्ट को यहां से करूंगा कट, ठीक, और यहाँ पे लिखूंगा कंटेनर, यानी एक डिव बनाई जिसको क्या नाम दे दिया, कंटेनर। इसके अंदर मेन्यू को पेस्ट कर दूंगा। तो अब ऑब्वियसली जितनी मैंने विड्थ दी है मेन्यू उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। 1170 था ना, तो 1170 विड्थ यहां तक पूरी हो रही है, तो बाकी एरिया क्या आ गया, खाली आ गया। अब मुझे इस रेड वाले को उठा के किधर लाना है, सेंटर पे लाना है। ठीक, क्या तरीका है, याद रखिएगा, अगर मैं इस कंटेनर को मार्जिन दे देता हूं, तो ये मार्जिन कितनी साइडों से उठाएगा, चारों साइडों से। अगर मैं सिर्फ मार्जिन लेफ्ट दे दूं तो कितनी साइड से उठाएगा, अगर मैं सिर्फ मार्जिन राइट दे दूं, अगर मुझे लेफ्ट और राइट दोनों देना है, पहली बात तो ये कि अगर आपने मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट देना है, तो आप चार अलग अलग लिखने के बजाय ये भी कर सकते हैं, मार्जिन, दूसरी वैल्यू स्पेस के साथ, तीसरी वैल्यू स्पेस के साथ, चौथी वैल्यू। इसको क्लॉकवाइज पढ़ते हैं, पहली वैल्यू टॉप, दूसरी राइट, तीसरी बॉटम, चौथी लेफ्ट। क्लॉक क्यों मूव करती है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो ये जो पहला 50 है, ये मार्जिन कहां से ट्रीट होगा, टॉप से। ये जो दूसरा 50 है, ये कहां से ट्रीट होगा, राइट से। ये जो तीसरा 50 है, ये कहां से ट्रीट होगा, बॉटम से। और ये जो चौथा 50 है, ये कहां से ट्रीट होगा। ठीक, अब अगर मैं ये चार वैल्यूज ना दूं, सिर्फ दो दे दूं, तो ये जो पहला 50 है, ये टॉप और बॉटम कंसिडर होगा, और जो दूसरा 50 होगा वो लेफ्ट और राइट कंसिडर होगा। फिर मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट अलग अलग देंगे। ठीक, पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि मार्जिन की प्रॉपर्टी देने की कितनी वेरिएशंस है। अगर सिर्फ टॉप और बॉटम देना हो तो फिर आपको मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट अलग अलग, सिर्फ लेफ्ट और राइट देना हो तो मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट अलग अलग, टॉप मार्जिन को इकट्ठा और टॉप बॉटम को इकट्ठा और लेफ्ट राइट को इकट्ठा देना हो तो फिर ये तरीका। ठीक, तो अगर मैं दो वैल्यूज दूं मार्जिन के साथ, तो पहली वैल्यू कंसिडर होगी टॉप और बॉटम दोनों के लिए, यानी इसका टॉप मार्जिन भी 50 होगा, बॉटम भी। तो दूसरी वैल्यू कंसिडर होगी लेफ्ट राइट के लिए, यानी इसका लेफ्ट भी 50 होगा, राइट भी। गॉट माय पॉइंट। अब मैं ये चाहता हूं जी कि टॉप और राइट, टॉप और बॉटम से क्या हो जाए, 0 हो जाए, और लेफ्ट और राइट से कितना हो जाए, 50 पिक्सल हो जाए। हो गया। मुझे ये रेड कलर की डिव सेंटर में लानी है, तो मुझे नहीं पता कि सेंटर कहां बन रहा है, मुझे नहीं पता कि सेंटर, नहीं मैं मेजर कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि इस स्क्रीन पे सेंटर कुछ और बन रहा है, उस वाली पे कुछ और बन रहा होगा, यहाँ 50 स्क्रीन है, हर स्क्रीन का सेंटर कुछ और बन रहा होगा, क्योंकि स्क्रीन की रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं पता सेंटर क्या बनना है, तो मैं इसको क्या कह देता हूँ, AUTO, ऑटो। इसको मैं कह रहा हूँ कि टॉप और बॉटम से क्या कितना मार्जिन दो, 0, दो ही ना, बिल्कुल। लेफ्ट और राइट से कितना दे दो, ऑटो। तो ऑटो क्या करता है कि जितना भी रिमेनिंग स्पेस बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, आधा लेफ्ट पे आधा राइट पे, खुद ब खुद। गॉट माय पॉइंट। तो अगर मैं इसको ये करूंगा तो जो रिमेनिंग स्पेस थी वो आधी लेफ्ट पे चलेगी, आधी राइट पे चलेगी, और मेरा कंटेंट किधर आ गया, तो मार्जिन 0 मतलब टॉप और बॉटम, और मार्जिन ऑटो मतलब लेफ्ट और, मेक सेंस। ये कंटेनर की लॉजिक है। अच्छा, अब किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को सेंटर करना हो तो एक तरीका ये, दूसरा तरीका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली के लिए, उस पर जब आते हैं तो उसकी अपना एक यूज केस है। एनीवेज, ये बात क्लियर हो गई। अब आप अगर देखें तो इफ नॉट एग्जैक्ट, आप इसका कंटेनर साइज देख लें, हम उसी के मुताबिक अपना कंटेनर साइज कैसे देखते हैं आपको पता है ना, इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करके आप यहाँ पे जाएं और इसको ये देख लें, इसको देख लें, और यहाँ पे कहीं कंटेनर ढूंढ लें, ढूंढना पड़ेगा आपको। अगर इसने कंटेनर दिया हुआ है तो ठीक है, ये नहीं दिया हुआ इसने, इसका मतलब ये दिया होगा इसने,
और यहाँ से कहीं से ढूंढ लें ओवरफ्लो। ये नहीं तो इधर इसने दिया होगा, इसको दिया होगा, और ये नहीं तो इसने ये दिया होगा। एनीवेज इसने कितना दिया हुआ है 1600 पिक्सल। इसने नाम कंटेनर नहीं दिया हुआ, डे भी रखा हुआ है, लेकिन इसने मैक्स विड्थ कितनी दी हुई है मुझे कैसे पता चला? इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऊपर देख रहे हाईलाइट हुआ हुआ एरिया, और फिर लेफ्ट राइट पे जो ऑरेंज कलर है ये क्या है? मार्जिन है भाई। कैसे पता चला ऑरेंज मार्जिन है? इधर नीचे आ जाए, ये नजर आ रहा है बॉक्स से, बॉक्स मॉडल से। क्लियर? इसने कितना दिया हुआ है विड्थ 1600 पिक्सल्स। हम भी दे देते हैं 1600 पिक्सल्स, क्योंकि वैसे भी हमें बहुत सारा एक्स्ट्रा एरिया नजर आ रहा है लेफ्ट राइट में। सो लेट्स कम बैक एंड लेट्स मेक इट एज लुक लाइक द सेम वन। दैट्स इट। अब हम इस बैकग्राउंड कलर को खत्म कर दें और यहाँ पे लोगो को प्लेस कर दें। अभी हमारे पास लोगो डाउनलोड करने का टाइम नहीं है, तो मैं जस्ट एक हल्की सी ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ, इसी इमेज को यहाँ से चोरी कर लेते हैं और यहाँ पे कोई देख तो नहीं रहा ना, डेस्कटॉप पे लोगो बना लेते हैं इसका, और अपने इस फील्ड में यानी डेस्कटॉप से इस लोगो की तस्वीर को कट करते हैं, और जहाँ ये प्रोजेक्ट सेव्ड है वेब डेव, ये हमारा ही है ना, यहाँ पे एक फोल्डर बना लें एसेट्स के नाम से या इमेजेस के नाम से, कुछ भी कर लें, इसके अंदर वो इमेज प्लेस कर दें। ठीक, ये स्कूल वाला इमेज डिलीट कर दें। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इधर, और ये जो पहला लोगो वाला काम मैंने लिखा था इसको मैं क्या कर देता हूँ img इमेज का टैग, और इसके अंदर पाथ एसेट्स लोगो डॉट पी। कोई मसला? हम बैक हेयर, वापस आए यहाँ पे और इसको ये करना। अब मुझे चूंकि ये रेड कलर का बैकग्राउंड तो मैंने वैसे ही दिखने के लिए या अपनी पहचान के लिए दिया था, ताकि मैं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करूँ तो मुझे समझ आती रहे इसके साथ साथ, तो मैं इस कलर को उठा दे के गायब कर देता हूँ। सो आई डू हैव रेड कलर राइट ओवर हेयर, और ये चीज अब आप देख रहे हो कि ये अलाइंड नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर हैं सारे और ये लोगो थोड़ा सा नीचे आ गया। तो आपको पता है कि जिस कंटेनर में ये हैं वो कंटेनर ये है ना, इसको ऑलरेडी स्पेस बिटवीन तो मिला हुआ है, इसको आप दे दें अलाइन आइटम से सेंटर। ठीक, और ये आपस में क्या आ जाएंगे बेसिकली सेंटर में। ये आ गया, ये नहीं आया, उसकी वजह शायद हमने एक पेरेंट को दिया हुआ है। सो हम जाके देखते हैं कि दोनों नेव बार्स का पेरेंट कौन है। टॉप नेव बार रैपर, वी आर डूइंग राइट थिंग। टॉप नेव बार रैपर, जस्ट कॉपी इट, और टॉप नेव बार रैपर, दैट्स प्रीटी मच इट। हम ठीक दे रहे हैं, तो यहाँ से आप जाके इंस्पेक्ट करें। ये देख रहे हैं ये कुछ एक्स्ट्रा चीज उठा रहा है। ठीक, तो नॉर्मली ये एक्स्ट्रा चीज मुझे तो बिल्कुल पता लग गई है क्या है, कि बेसिकली इसकी हाइट के मुताबिक ये हाइट कन्फिगर कर रहा है। अब चूंकि इसमें इमेज नहीं है इसलिए वो आपस में अलाइन हो गए, और ये किस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, बिकॉज इमेज की हाइट ज्यादा है। तो नॉर्मली जब फ्लेक्स आइटम एक बड़ा हो तो बाकी सारों की हाइट उसके मुताबिक हो जाती है एडजस्ट। ठीक है, सो अब हम इसके लिए थोड़ा सा काम करते हैं, एक फिक्स कर देते हैं दिस और दिस, या हम इनको कर देते हैं दिस और इसको कर देते हैं अलाइन सेल्फ सेंटर। अब ये भी एक तरीका होता है चेक करने का। मुझे नहीं पता लग रहा था कि वो किस वजह से, मतलब मुझे तो पता लग गया, इनफैक्ट आपको नहीं पता लग रहा कि वो किस वजह से, तो आप क्या करें इंस्पेक्ट में जाकर ट्राई कर लें। अब मैंने किया किया जरा ये सुन लें गौर से। मैंने एक प्रॉपर्टी दी है अलाइन सेल्फ, और किसको दी है फ्लेक्स के आइटम्स को, फ्लेक्स के पेरेंट को नहीं।
अलाइन आइटम किसको मिलती है? पेरेंट को। तो अलाइन आइटम का मतलब क्या है कि आइटम्स को अलाइन कर दो, मुझे खुद नहीं छेड़ो, आइटम्स को अलाइन कर दो, पेरेंट को देते हैं। लेकिन जब वो काम ना करे फॉर एनी रीजन, तो हम किसी आइटम को खुद जाके कहें कि मुझे ही अलाइन कर दो। मैंने वही काम किया, एल में गया और एल में जाके क्या किया, अलाइन सेल्फ। क्या कर दिया, अलाइन, यानी अलाइन माई सेल्फ, नॉट माई आइटम्स। किधर अलाइन करो, सेंटर में करो। तो वो यहां से सेंटर में आ गया। क्लियर होगी बात? यहां जो चीज आप लिखते हैं वो टेम्परेरी होती है, मैं रिफ्रेश करूंगा तो वापस गायब हो जाएगी। तो यहाँ सिर्फ टेस्ट के लिए लिखते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, आइडिया हो जाए। वापस जाएं और आप एलाइज को गेट करें और एलाइज में जाके क्या करें, लाइन सेल्फ सेंटर। तो आज आपने एक एडिशनल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली इसकी, इसकी फ्लेक्स की। फ्लेक्स की कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हैं? डिस्प्ले फ्लेक्स अगर हो तो जस्टिफाई कंटेंट एक, अलाइन आइटम्स दो, ये दोनों प्रॉपर्टीज पेरेंट की हैं। अलाइन सेल्फ किसकी है? आइटम की या चाइल्ड की? फ्लेक्स के चाइल्ड की। तो जब आप किसी को प्रॉपर्टी दें तो साथ ये भी याद रखें कि फलां प्रॉपर्टी किसकी है या किसकी नहीं। और फिर एक बात का जरूर ख्याल रखें कि एक काम करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब मैंने पहला ही तुक्का लगाया, वही चल गया, तो मुझे दूसरे की जानब जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। सो अब ये हमारा कुछ अलाइनमेंट्स वाला सीधी नजर आ रही है। हम इन आइकन्स को भी लगाएंगे लेकिन बाद में अभी नहीं, और लोगो तो हमने ऑलरेडी लगा लिया क्योंकि जी जी बिल्कुल नहीं, दोनों ही डाउनलोड करने पड़ेंगे, चाहे बनाएं तब भी वो डाउनलोड करके लगाने पड़ते हैं। आइको मून से क्रिएट करते हैं, लेकिन वो तब हम क्रिएट करेंगे जब हम थोड़े से एडवांस हो जाएंगे। वेबसाइट पे वैसे जितने भी इमेजेस लगाते हैं बे अपना, खाली क्यों लड़ते हो यार, वेबसाइट पे तो आप कोई भी इमेज लगाते हैं ना तो उसका लाजमी कोई ना कोई असर पड़ता है। तो कोशिश करेंगे जितने लाइट वेट हो। सबसे प्रेफर किए जाते हैं फॉन्ट आइकन्स, क्योंकि वो बतौर फॉन्ट ट्रीट होते हैं, तो फॉन्ट इतना साइज ऑक्यूपाई नहीं करते। फॉन्ट आसम, लेकिन फॉन्ट आसम का मसला है कि वो आधे पेड हैं आधे फ्री हैं, तो आपको आधे मिल जाएंगे और आधे पेड हैं। फिर हमारा हाल ये है कि हम खुद फॉन्ट बनाते हैं अपना आइको मून से, लेकिन दैट्स बड़ा लंबा काम है, वो मतलब बहुत आगे की चीज है। क्लियर होगी बात? तो हम प्रेफर बिगिनिंग में ये करते हैं कि हम इमेज लगाना सिखा दें, फिर ज्यादा ज्यादा एसवीजी लगाना सिखाते हैं, बिकॉज एसवीजी भी स्केलेबल होता है और लाइट वेट होता है, वो चल जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म पे कोई आ जाए तो फिर हम आइकन बनाना नहीं, उसके लिए इलस्ट्रेटर के बगैर भी हो जाता है। मैं इलस्ट्रेटर के बगैर आपको फॉन्ट्स आइकन बना के दिखाऊंगा। एनीवेज, ये हमारा टॉप नेम बार बन गया सिवाय आइकन्स के। अब हम आते हैं इस पे, मतलब हम ऑलरेडी बहुत स्लो हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया हेडर वाला। ठीक, अब दो आ रहा है, मतलब दो राय हैं। या तो आप इस स्लाइडर एरिया को हेडर के अंदर डालें या इसको मेन कंटेंट के अंदर डालें। दोनों में फर्क क्या है? अगर आप हेडर के अंदर डालेंगे तो हेडर तो होगा हर पेज पे रिपीट, तो आपका ये स्लाइडर किधर हो जाएगा, हर पेज पे चला जाएगा, जहां जहां हम हेडर को लेके जाएंगे। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं किसी पेज पे स्लाइडर डिस्प्ले हो, किसी पेज पे डिस्प्ले। तो इसका मतलब है हम इसे हेडर में तो रख नहीं सकते। दूसरा हल है कि हम इसको रखते हैं मेन कंटेंट के अंदर। तो अब किसी मेन कंटेंट के अंदर ये जरूरत होगा, किसी के अंदर ये जरूरत नहीं होगा। तो मेन कंटेंट के अंदर भी रख सकते हैं भाई, जहां जरूरत होगा वहां के लिए, जाने की जरूरत होगा वहां से क्या करते हैं, निकाल दें। अब क्योंकि मेन कंटेंट ने तो हर जगह रिपीट, हर पेज का डिफरेंट होगा। लेकिन उससे एक और तीसरी अप्रोच भी है कि आप इसको इन दोनों से बाहर रखें, ना हेडर के अंदर रखें ना मेन कंटेंट के अंदर रखें। ठीक है, कोई और नाम देके इसको खुद से अलग से क्रिएट कर लें, आप वो काम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मेन है और यहाँ हेडर एंड हो रहा है, मैं इसके दरमियान में एक और डिव इंजेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं नाम क्या देता हूँ, मेन कैरोसल इमेज। इमेज तो नहीं, इनफैक्ट मेन कैरोसल रैपर। अब मेन कैरोसल क्यों कहते हैं, यहाँ पे नॉर्मली स्लाइडर लगता है अक्सर, उस स्लाइडर को नॉर्मली कैरोसल बोलते हैं, तो हमने भी उससे नाम चोरी किया है और हमसे कहते हैं मेन। मेन क्यों, क्योंकि मेन है, आगे की नहीं, कहीं नीचे भी हो सकता है, जैसे ये देखें यहाँ भी एक है। अब हम इसको कहेंगे सेकेंडरी, या उसको ऊपर वाले को कह लें प्राइमरी, इसको कह लें सेकेंडरी, कहीं और नीचे भी हो सकता है, फिर उसको उस तरह से नाम दे देते। ठीक,
सो मैंने इसको ये नाम दे दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या रखना है, एक इमेज, ठीक। लेकिन अभी जरा देखिएगा एक चीज और, मैं यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिखता हूँ, ये कंटेंट रैपर में नहीं होगा, ये कंटेंट लेफ्ट से स्टार्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ इसको भी कंटेनर के अंदर रखूं, इसको भी किधर रखूं, वही सेंट्रल एरिया में रखूं। तो क्या दोबारा स्टाइलिंग करूं? नहीं, बल्कि कंटेनर हमने एक दफा बना लिया, वही यूज करेंगे। ये कंटेनर सीएसएस में बना पड़ा है, ठीक। इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको सेंटर में ले आएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्टाइल्स अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपकी वो जरूरत है तो ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आप कंटेनर को एक ही दफा शुरू में लगा दें, उसका नुकसान ये होगा कि आप बाउंड हो जाएंगे। फिर कुछ पोर्शंस वेबसाइट के ऐसे होते हैं जो कंटेनर में नहीं होते। फुटर कंटेनर में है, बैकग्राउंड कलर देखें जरा, कंटेनर से बाहर जा रहा है ना। तो कुछ वेबसाइट के पोर्शन जो है वो कंटेनर में नहीं होते, तो इसलिए हम कंटेनर को, पूरी वेबसाइट को एक ही कंटेनर में नहीं रखते। बैड प्रैक्टिस समझी जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में, या आज आपको क्लाइंट कहता है ठीक है ये ठीक है, फ्यूचर में कहता है ना यार ये वाला एरिया ना ये फुल विड्थ कर दो, बाकी सारा कंटेनर में ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? पूरे को उठा के नीचे से खराब मारेंगे आप, सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। बेहतर नहीं है कि शुरू में ही ऐसे रखें कि फ्यूचर इन माइंड, यार फ्यूचर में ये भी कह सकता है, वो ये भी कह सकता है, तो फिर क्या करेंगे आप? पूरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ वही वाला एक पोर्शन उठाएंगे, उसका कंटेनर उड़ा देंगे, वो ऑटोमेटिक फुल विड्थ पे चला जाएगा। स्मार्ट ना? अच्छा, क्लियर है जी। तो मैं इसलिए कंटेनर को अलग अलग रखता हूँ। अब मैं इस कंटेनर के अंदर क्या रखूंगा, एक इमेज, बिकॉज आई बिलीव कि ये एक क्या है, सारा का सारा इमेज। अब ये दो चैलेंजेस होते हैं, आप इमेज खुद बना लें, इतना वेला टाइम तो हमारे पास अभी नहीं है क्योंकि हम सीख रहे हैं, या बना बनाया इमेज ले लें। वेब डेवलपमेंट में आप कोई भी इमेज यूज करते हैं जो फुल स्क्रीन या फुल विड्थ इमेज, तो आप कोशिश करें कि उसकी विड्थ रखें 1920। 1920 क्यों? क्योंकि ये फुल एचडी रेजोल्यूशन है। तो 1920 मैक्स फुल रेजोल्यूशन को कवर करता है, उससे नीचे वाली जो रेजोल्यूशन होगी वो उसके अंदर कवर हो ही जाएगी। एनीवेज, अभी मैं इस इमेज को, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने तो खुद इमेज डिजाइन किया होगा ना, हमारे पास तो डिजाइन करने का टाइम नहीं है। आप गूगल पे जाएं, एक तरीका तो यह कि इसी को कॉपी कर लें, चोरी, सेव इमेज एज, और डेस्कटॉप पे जाके चेक करें। ये भी बड़े सियाणे हैं। अब ये जेपीजी या पीएनजी नहीं, ये वेब पी फॉर्मेट देते हैं, जो कि एक स्पेशल इमेज फॉर्मेट है जिसको हम नहीं लगा सकते अपनी वेबसाइट में। तो फिर चोरी करने का एक और तरीका है, इंस्पेक्ट करें, इस इमेज को एक्सपैंड करें, इसको भी एक्सपैंड करें, इसको भी एक्सपैंड करें, ढूंढें ये इमेज किधर है, मिशन इम्पॉसिबल की तरह। ये इमेज है जी, ये नहीं, ये भी नहीं। इस सेक्शन में जाएं, ये पिक्चर, ये, और ये, राइट क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब करें, लग गया। तो इसको आप राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करेंगे, तो ये आपको, बहुत सियाणे हैं यार, इधर भी वेब पी फॉर्मेट दे रहे हैं। आपको क्या चाहिए, जेपीजी या पीएनजी? ठीक है, कोई और तरीका करते हैं। आए, और अगर कहीं से ना मिले, सारा कुछ ना काम हो जाए, तो फिर हेल्प ले लें। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सेव इमेज एज करता हूँ, नहीं मान, गुस्सा कर गया, छोड़े पर। वो चोरी नहीं करने, सियाणे है ना, रिस्ट्रिक्शन लगाई दी। हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, आप बहुत सारे और तरीके हैं, आप एक सर्च इंजन है वो यूज कर लें, इंडेक्स रिलेटिव या रिलेटेड इमेज फाइंड करने में, लेकिन अभी हम इतने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे। आप सिंपली न्यूज या इमेजेस पे जाएं, और आपको टेक्नोलॉजी 1920 मल्टीप्लाई बाय 600, अरे रेलेवेंट इमेज मिल गए। इनमें से कोई भी एक पिक कर लें, आई मीन एग्जैक्ट वो नहीं होगा, लेकिन कर लांगे पुत्र जी, वो भी कर लांगे।
हम ये उठा लेते हैं, ठीक है। इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, सेव इमेज एज करता हूँ, ये एक्सटेंशन या जेपीजी या पीएनजी होनी चाहिए, ठीक है। और इसको मैं जाता हूँ अपने ई में एंड देन वेब डेव में, एसेट्स में, और दिस, एंड नाउ इफ यू कम बैक हियर, कंटेनर के अंदर आई एम जी दिस एसेट्स दिस carousel.png। अब आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक। अब हुआ क्या, कंटेनर की विड्थ कितनी है, क्योंकि ये देखें इमेज किसके अंदर है, कंटेनर की विड्थ कितनी है 1600 पिक्सल और इमेज की 1920, तो ऑब्वियसली वो उस कंटेनर में फिट तो उसे चीर फाड़ के बाहर निकल गया। हल हल ये है कि मैं ये चाहता हूं इस इमेज को क्लास दे दूं, CAROUSELIMG, और इसको टारगेट करके, यस नहीं कम नहीं कर देंगे, इसकी विड्थ को हम कर देंगे 100%, इसका 100%, अपने पेरेंट का 100%। तो पेरेंट की विड्थ कितनी है 1600, इसको मैंने 100% कहा तो इसने पेरेंट की विड्थ का 100% ले लिया। तो अगर पेरेंट 1700 बन जाए तो 1200 पे आ जाए, तो इसका मतलब ये पेरेंट के साथ खुद बहुत चेंज होता जाएगा। सुनाओ, अब ये कंटेनर के अंदर क्या हो गया, फिट हो गया, और हमारा काम भी क्या हो गया, फिट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर ये टेक्स्ट लाना है, और पोजीशन कम्स इनटू प्ले। ये जो आपका सारा, ये देखें ऊपर हेडिंग, पैराग्राफ और बटन, तो पहले हम ये बना लेते हैं। कहाँ बनाएंगे, इस कंटेनर के अंदर आके इमेज के नीचे, अरे ऊपर तो पोजीशन से लेके जाएंगे ना, तो पहले हम नीचे बनाएं क्या, इसको हम कहें जी, नाम क्या दें, कैरोजल टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट किसके ऊपर आएगा, या कैरोजल ओवरले, कि बेसिक कैरोजल है और उसके ऊपर ओवरले आएगा टेक्स्ट। तो इस डिव को नाम क्या दे दूं, कैरोजल ओवरले। नेमिंग का पता लग रहा है ना। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक तो हेडिंग चाहिए, उसको मैं लॉरम इप्सम कर दूं, कितने वर्ड्स, लेट सपोज 10 वर्ड्स, ज्यादा हो गए। हेडिंग के नीचे क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, उसको बिल्कुल कर सकते हैं, किसने कहा नहीं कर सकते, H1 इस्तेमाल करने के लिए तो है। नहीं किसने की थी, नहीं ये भी तो कोई जरूरी नहीं है। बेसिकली उन्होंने एसईओ पर्पस के लिए शायद कहा होगा आपको, राइट जगह पे इस्तेमाल करें, चाहे जितनी मर्जी दफा इस्तेमाल करें, वो राइट जगह कहाँ होती है वो भी बताएंगे। एनीवेज, ये हो गया जी डन। अब इसके बाद आखिर में आपको एक एंकर टैग बनाना है, और उस एंकर टैग में आपने कुछ लिख देना है दिस करके। अब आप यहाँ वापस आए अपने इस स्टाइल में, ये सारी चीज आपको लग गई पता। अब चूंकि ये डिव फुल विड्थ होती है तो उसने कंटेंट को क्या कर लिया, फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर ली। मुझे ये फुल विड्थ पे नहीं चाहिए, तो मैं इस ओवरले को जाके पहले बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, ताकि मैं चूंकि इसको मूव अराउंड करूंगा तो मुझे पता लगता है कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा। मैं इसे फॉर द टाइम बिंग बाद में हटा दूंगा जब अपना काम डन कर लूंगा। जैसे वो मिस्त्री नहीं सूतर लगा के दीवार बनाते हैं, एंड पे सूतर हटा देते हैं, एग्जैक्टली दीवार सीधी हो जाएगी। तो मैंने ये रेड कलर किस लिए दिया, ताकि मुझे पता चले ये किधर किधर जा रहा है। तो ये तो अब फुल विड्थ पे है, मुझे फुल विड्थ तो नहीं चाहिए।
तो मैं इसको विड्थ कंट्रोल करने के लिए कह देता हूँ जी, विड्थ इज गोइंग टू बी 50% ऑफ द स्क्रीन, हाफ ऑफ द स्क्रीन। मेक सेंस? क्योंकि मुझे ये देखा है मैंने कि मुझे ये हाफ से भी कम पे है, तो हम 30% कर सकते हैं इसको। हमारे यहाँ ना एक अलमिया है, मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पहले जिस तरह का ब्लेंडर आता है ना, वो हमारे डिजाइन एज इट इज नजर आना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स का दिल बंध जाए, एक चीज तक पहुंच जाए। मैं अगर पहली दफा ही बेस्ट अप्रोचेस बताना शुरू कर दूं, तो दुनिया में कोई ऐसा मिस्त्री नहीं है जो पहली अटेम्प्ट में सही दीवार बना ले। कोई है तो मुझे बताएं, मैं भी उससे सीखूंगा जाके। वो उठाता है, गिरता है, टूटता है, ठोकर खाता है, टक्कर लगती है, करते 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 एक दफा ऐसा रिफाइन हो जाता है कि लोग उसको देख के उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। मैं इसलिए इतना बाउंड नहीं करता स्टूडेंट को कि ये करें और ये करें और ये करें, को जो करो नजर आनी चाहिए कुछ है। एनीवे, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि बस बिल्कुल ही। अब ये जो रेड कलर की डिव है, इसको मैंने इसके ऊपर लाना है, ठीक। अब मैं, जाहिर है मैंने आपको कहा कि पेरेंट को पोजीशन दें, रिलेटिव चाइल्ड को क्या दें। मुझे ये बताएं कि इस कैरोजल ओवरले का जो पेरेंट है वो कंटेनर है। मैं कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर हर जगह पे यूज हो रहा है, तो हर जगह पे तो रिलेटिव नहीं चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, कंटेनर से ऊपर वाले पेरेंट को पोजीशन दे दूंगा, विच इज मेन कैरोजल रैपर। इसको मैं उठाऊंगा, मेन कैरोजल रैपर को यहाँ पे लेके रखूंगा, और इसको क्या दूंगा, पोजीशन रिलेटिव। और फिर कैरोजल ओवरले को आकर क्या दूंगा, पोजीशन। अब जब पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट मिल गई, अब इसे मैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से मूव कर सकता हूँ ना, ये बागी हो गया अब, ठीक है ना। अब अगर मैं इसे कहूँ टॉप 0, तो ये किधर जाएगा, अपने पेरेंट के टॉप पे। राइट कहूंगा तो किधर जाएगा, अपने लेफ्ट कहूंगा तो पेरेंट के, और बॉटम कहूंगा तो पेरेंट के बॉटम पे। मैं ना लेफ्ट चाहता हूँ, ना टॉप चाहता हूँ, ना बॉटम चाहता हूँ। मुझे लेफ्ट से थोड़ा सा पुश चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, लेफ्ट 200 पिक्सल्स, लेफ्ट से थोड़ा सा बाहर चला गया। अब क्योंकि मैंने टॉप हटा दी तो इसलिए नीचे आ गया, टॉप को 0 रहने दें। अब मुझे एग्जैक्ट सेंटर ढूंढना है, मिडल ढूंढना है, टॉप और बॉटम से। तो मेरे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -50। अच्छा पहले एक बात और सुन लें इससे पहले, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं टॉप से इसको कहता हूँ 50% हो जाए। टॉप से 50% का मतलब क्या है कि पेरेंट का 50% कैलकुलेट करे, जहां 50% बनता है वहां शो हो जाए जाके। लेकिन ये 50% तो नहीं है, 50% तो यहाँ बनता है। तो इसका मतलब है जहां 50% बनता है वहां से ये स्टार्ट हुआ है, और इसकी अपनी तो भी हाइट है ना, वहां से स्टार्ट होकर नीचे आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि लेट मी ड्रॉ इट, ये टेक्निकल बात है। ये 50% है पेरेंट का, लाइन नजर आ रही है ना। तो मैंने इसको कहा कि टॉप से 50% दो दो, तो ये नीचे आ गया, जहां से 50% वहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसकी अपनी भी तो कुछ हाइट है ना। आई नीड अ वे कि जिसके थ्रू मैं ये कहूं कि यार इसका 50% निकालो, कैलकुलेट करो, और इसका 50% इस लाइन से ऊपर कर दो और 50 नीचे ही रहने दो, फिर ये एग्जैक्ट सेंटर में शो होगा। समझ आई बात? कि अभी मैंने 50% कहा है इसको कि टॉप से 50% से पेरेंट का 50% कैलकुलेट किया, ये बनता है, वहां से ड्रॉ करना स्टार्ट किया और अपनी हाइट उसकी नीचे चली गई। अब मैं इसको वापस आधा ऊपर लाने के लिए क्या कहूंगा कि इसका मिड फाइंड करो और इसका आधा ऊपर आ जाओ। अब लेट्स सी, उसके लिए मैं क्या कहूंगा
ट्रांसलेट वाई, क्योंकि मैं एक्स एक्सेस के साथ कुछ नहीं करना चाहता, इसे रिवर्स किधर लेके जाना चाहता हूँ, वाई एक्सेस पे। तो आगे मैंने क्या दिया, -50%, कि वाई एक्सेस पे इसे वापस ट्रांसफॉर्म कर दो रिवर्स में, क्योंकि मुझे ऊपर करना था उसे आधा। लेट्स सी, कैन यू सी इट? ए रत्ता रंग उड़ा दो। इसका फॉन्ट कलर इसके अंदर जाके इसके अंदर जो H1 है उसका कॉमा के साथ, या कॉमा से आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, कॉमा के साथ इसके अंदर जो P है उसका, कॉमा के साथ इसके अंदर जो A है उसका, H1 P A, ये देखें, कैरोजल ओवरले के अंदर H1 भी है, कॉमा कैरोजल ओवरले के अंदर P भी है, कॉमा कैरोजल ओवरले के अंदर A भी है। तो मैंने इन तीनों को अलग अलग स्टाइल देने के बजाय एक ही लाइन में दे दिया, और इनका जाके कलर क्या कर लें, वाइट लिख दें, वाइट या FFF दे दें, जो कि थैंक यू वेरी मच। मसलन आप ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप, ये चीज चलती है शरारतों पे, जितने आप ले सकते हैं लें, जितने ज्यादा आप शरारती अपनी बाकी लाइफ में ना, जिस दिन उतने शरारती आप HTML में हो गए तो आप सीख जाएंगे बहुत कुछ। डोंट स्टिक टू एनीथिंग दैट इज बीइंग टॉट टू यू थ्रू दिस लेक्चर। घोड़ा भी आपका, जमीन भी आपकी, मैदान भी आपका, चढ़ जाएं घोड़े पे और छाले मारना शुरू कर दें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मैंने ना ईद पे गोश्त खाया सुबह,